तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2025, जिसके अंदर आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एएसआई, एमपी एलडीसी, एमपी एसआई, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। भारत एवं मध्य प्रदेश की नदियाँ, उनके उद्गम स्थल, उनकी लंबाई, वे कहाँ पर समाप्त होती हैं, किसके समानांतर बहती हैं। तो यहाँ से बहुत प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं और 30 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो है लगातार इस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की नदियों को भी कवर करेंगे, भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, उत्तर पूर्वी भारत की नदियां, सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाले हैं। तो ये आपकी मैराथन शुरू होने वाली है। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे जितनी भी मैराथन आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें और एमपी पुलिस कांस्टेबल का डेली एग्जाम एनालिसिस जो हम करवाते हैं वो भी आपके पास में पहुंच सके। आज आपका एग्जाम नहीं है, आज आपकी छुट्टी है एमपी पुलिस कांस्टेबल की, इसलिए आपके लिए ये स्पेशल वीडियो आ गई है। आज शाम को हम आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवा देंगे भाई, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। आइए देखिए आज का पहला प्रश्न। सबसे पहले हम 100 वन लाइनर कवर करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश और भारत की नदियां होंगी। उसके बाद में इनकी लंबाई के ऊपर 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, जिसमें नर्मदा, ताप्ती और जो इसकी सहायक नदियां हैं, सबसे पहले हम इनको कवर करते हैं। उसके बाद में भारत की। तो चलिए सबसे पहले नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? तो अमरकंटक पहाड़ी, अनूपपुर, मध्य प्रदेश से होता है। ये प्रश्न अभी पूछा जा चुका है। जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे और जो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखो, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है और कहां पर गिरती है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर, जिसे हम खंबात की खाड़ी कहते हैं, उसमें जाकर के समाहित हो जाती है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इस तरह से अमरकंटक का पहाड़ है, यहाँ से आपकी जो है नर्मदा नदी इस तरफ निकल कर चली जाती है, सोन नदी इस तरफ निकल करके चली जाती है ना। तो एक ही जगह से दो नदियां निकलती हैं। ये यहाँ पर जाकर के गंगा में समाहित हो जाती है पटना में, और ये जो नर्मदा नदी है वो जाकर के अरब सागर में समाहित हो जाती है। इसे हम खंबात की खाड़ी भी कहते हैं भाई, ठीक है। आगे आगे आप चलते जाइए, धीरे धीरे आपको सारे प्रश्न क्लियर होते चले जाएंगे। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर के बहती है? तो भ्रंश घाटी, जिसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं, यहाँ से होकर के बहती है। 2 बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में अभी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। आगे भी इन जो क्वेश्चन हैं इनके आने की संभावना है। अगला, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अभी पूछा गया था कि सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो वो भी अपनी नर्मदा नदी से ही होती है। नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में सीमा रेखा निर्माण करती है? तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में सीमा रेखा का निर्माण करती है। उसके बाद में और आगे बढ़ लेते हैं। नर्मदा पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो धुआंधार जलप्रपात, जो भेड़ाघाट जबलपुर में है। ये प्रश्न पूछा गया कि भेड़ाघाट जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? तो जबलपुर में है, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी पर बनता है। अगला, नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो तवा नदी जो है वो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला देखिए, सरदार सरोवर बांध, ये पूछा जा चुका है, किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर, गुजरात में यह बांध स्थित है। आगे बढ़िए, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछा जा चुका है। तो ताप्ती नदी उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से, मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, याद रखिएगा। अगला, ताप्ती नदी किस सागर में जाकर के गिरती है? तो ये ताप्ती नदी भी अरब सागर में सूरत के निकट जाकर के गिरती है। तो ताप्ती और नर्मदा दोनों इस तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ताप्ती नदी पर कौन सा प्रमुख बांध बना हुआ है? तो उकाई बांध, ये गुजरात में ताप्ती नदी पर बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इंदौर जिले के जानापा पहाड़ी यानी कि महू से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी किस नदी में जाकर के मिल जाती है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा के पास जाकर के यमुना नदी में चंबल नदी मिल जाती है। अगला, चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध, ये पूछा जा चुका है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद, चंबल नदी द्वारा निर्मित गहरे गड्ढे जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन 101% ये आगे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो चंबल नदी जो गड्ढे बनाती है उसको हम कहते हैं बीहड़, ध्यान रखिएगा। अगला, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ियों से क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल होता है। उज्जैन, ये भी पूछा जा चुका है, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? ये भी पूछा जा चुका है, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था, तो रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला,
किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं प्रदूषण के आधार पर? मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 बार ये पूछा जा चुका है। तो देखो, बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला, केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कटनी जिले की कैमूर पहाड़ी से केन नदी का उद्गम होता है। अभी देखो 15 दिन एग्जाम चल चुका है और आप समझ सकते हैं शुरुआत के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। केन नदी का उद्गम स्थल भी पूछा गया था। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों की तैयारी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है, उन लोगों के पास में अभी भी एक मौका है। आप अभी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 179, अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स चाहिए तो 179 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है। और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये आपको ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 7052547003, इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी पुलिस कांस्टेबल के सेंड कर दिए जाएंगे। अभी कल हमने आपको बताया था कि इन नोट्स को पढ़ करके मात्र 6 दिन में नोट्स कंप्लीट करके अरविंद जी के 83 नंबर आए हैं, ठीक है। एक दीपक महार जी हैं, उनके 84 नंबर आए हैं। और कल एक भाई ने क्वेश्चंस भेजे थे, उनके 80 नंबर आए हैं। राज वर्मा जी ने 4 दिन में इस पीडीएफ को खत्म किया, उनके 75 नंबर आए हैं। तो आप लोग भी अपने नंबर अच्छे लेकर के आ सकते हैं इन नोट्स को कंप्लीट करके, ठीक है। इसमें मिलेगा क्या क्या आपको? इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे, सबके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे, सारी मैराथन की पीडीएफ रहेगी। इसके अलावा जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं उन सभी की कंप्लीट पीडीएफ रहने वाली, ठीक है। तो एमपी एएसआई, एलडीसी, कांस्टेबल ये नोट्स आपको मात्र 179 रुपये में मिलने वाले हैं। इसके अलावा एमपीएसआई की भर्ती देखो बहुत दिनों के बाद में आई है और आगे भी बहुत दिनों के बाद में आएगी। तो जिन लोगों के पास में मौका है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, अभी भी चौका लगा सकते हैं। जितने भी 8-9 सब्जेक्ट हैं एमपीएसआई के, इन सभी के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपये में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वही प्रक्रिया है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको अगर एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी और एमपीएसआई इन सब के नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट आपको करना है इसी क्यूआर कोड पर और स्क्रीनशॉट को यहीं पर आपको भेज देना है। तुरंत की तुरंत आपको सारे एग्जाम के एमपी, एएसआई, एलडीसी, कांस्टेबल, एमपीएसआई इन सब के कंप्लीट नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है भाई। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा जहां पर आपको आगे की सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो जल्दी से नोट्स लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए और बढ़ चलिए अपनी वर्दी की जंग में। एक वर्दी आपके ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे एएसआई की हो या फिर एसआई की हो, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं वो आपको ये वर्दी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना किन नदियों से संबंधित है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो केन और बेतवा नदी पर बनी हुई है। अगला, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया, सोन नदी किस नदी में जाकर के मिल जाती है? तो पटना के पास गंगा नदी में जाकर के सोन नदी मिल जाती है। अगला, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्य पर्वत से माही नदी का उद्गम होता है। अगला, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी ही है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देवास जिले के बागली गांव से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। अगला, सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भाई विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से, ये पूछा गया है, विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से सिंध नदी का उद्गम होता है। अगला है टोंस या फिर तमसा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सतना के कैमूर श्रेणी से टोंस या फिर तमसा नदी का उद्गम होता है। अगला, दसान नदी कहाँ से निकलती है? तो रायसेन जिले से और यह जो है बेतवा की सहायक नदी है। तो दसान जो है वो रायसेन से निकलती है, बेतवा की सहायक नदी है। तो ये मध्य प्रदेश की नदियाँ हो गई जो कहाँ से उद्गमित होती हैं और कहाँ पर जाकर के समाहित होती हैं। ये प्रश्न हमने कवर कर लिए। अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक पर जहाँ हम कवर करेंगे हिमालयी नदी तंत्र, जिसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ वन लाइनर में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 31 नंबर है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा नदी, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से यानी कि गोमुख से होता है, याद रखिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है।
अगला प्रश्न, गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से बांग्लादेश में किस नाम से बहती हैं? तो मेघना के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के बांग्लादेश में जब बहती हैं तो इसको मेघना कहा जाता है। इसके बाद में भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस स्थान पर होता है? उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। अगला देखिए, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? प्रयागराज इलाहाबाद में। अभी यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन करवाया गया था भाई, 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा था। उसी प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है। अगला, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़िए, सिंधु नदी किस सागर में जाकर के गिर जाती है? तो अरब, देखो मध्य प्रदेश की सिंध नदी और ये सिंधु नदी दोनों अलग अलग है ना, कंफ्यूज मत होना। तो सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में कराची के पास में जाकर के गिरती है, अरब सागर में, या फिर हम खंबात की खाड़ी भी कह सकते हैं। अगला है, पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं? तो पंचनद में झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियाँ पंचनद के अंतर्गत आती हैं, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है। तो भाई देखो, तिब्बत में चेमयांगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो यारलुंग त्यांग्सपो नाम से जो है इसको जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं, यमुना मत कर देना भैया, ठीक है, यमुना नहीं है, ठीक है, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो भाई अरुणाचल प्रदेश के दिहांग नामक स्थान से ये मध्य प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी एंटर होती है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये भी पूछा गया है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे से। घुमा करके इस प्रश्न को पूछा था कि भाई चिनाब नदी कौन से देश में नहीं बहती है? तो भाई ये अपने भारत से निकलती है, भारत से निकलेगी और पाकिस्तान में चली जाती है, तो चाइना में नहीं जाती है। उसमें दिया गया था चाइना में बहती है, तो चाइना में ये नहीं जाती है ना, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश, बारालाचला दर्रा। अगला, सिंधु की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदियों में सबसे बड़ी है। अगला, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झरने से झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी पर कौन सी प्रसिद्ध झील स्थित है? वुलर झील जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। अगला, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी का उद्गम होता है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत में राकसताल झील से सतलुज नदी का उद्गम होता है। भाखड़ा नागल बांध ये किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर बना है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम होता है। अगला, ब्यास नदी किस नदी में मिलती है? तो पंजाब के हरी के पास में सतलुज नदी में जाकर के ब्यास नदी मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बार बार अपना मार्ग बदलती है और बाढ़ की वजह बनती है, इसलिए बिहार का शोक कहलाती है। अगला, गंगा नदी की वह सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है वो कौन सी है? तो गोमती नदी जो गोमत ताल से निकलती है। मैदानी क्षेत्र का अर्थ है ये उत्तर प्रदेश से निकलती है ना, उत्तर प्रदेश से निकलती है और जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये आपकी गोमती नदी है, गोमत ताल से निकलती है। सुल्तानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये जो है इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला, प्रायद्वीपीय पठार की वह नदी जो गंगा की सहायक नदी है तो वो है सोन नदी ने। प्रायद्वीपीय पठार मतलब समझ रहे हैं, जैसे अपना मध्य प्रदेश वाला स्थान हो गया तो ये प्रायद्वीपीय स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर अपनी सोन नदी निकलती है, वो जाकर के गंगा में मिलती है। अब देखो यहाँ से अपन कवर करेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 57 में कि भैया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, नर्मदा नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से होता है। अब ये प्रायद्वीपीय नदियों का अर्थ है जो साउथ वाली नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी का उद्गम होता है। किस नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो यहाँ से निकलेंगी और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, इस तरफ बहती हैं, ठीक है। तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर बहती हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। चलिए अब देखो, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ये भी पूछा गया था अभी। तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ अलमाटी बांध। अगला प्रश्न देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए,
चलिए अगला देखिए, अगला किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं पवित्रता के आधार पर? तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत की गंगा अगर लग जाए तो ये आपकी कावेरी नदी हो जाएगी। दक्षिण गंगा गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, ठीक है। अगला, कावेरी नदी पर कौन सी प्रसिद्ध जलप्रपात बना हुआ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है, याद रखना है आपको। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के सिहावा से महानदी का उद्गम होता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। पेनगंगा, वर्धा और वैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। पेनगंगा, वर्धा और वैनगंगा। अगला, भीमा और मूसी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी किस राज्य में बहती है और ये किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती की बात अगर हम करें तो ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है और गोदावरी की सहायक नदी है। अगला, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आप ग्वालियर वाली स्वर्ण रेखा मत समझना है ना, तो वो ग्वालियर वाली स्वर्ण रेखा नदी नहीं है। तो ये जो है झारखंड के रांची के पास से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो ये है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। यानी साउथ की जितनी नदियाँ हैं और उत्तर भारत की गंगा को छोड़ करके बाकी साउथ की सारी नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। अगला, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो प्रमुख नदियों की बात करते हैं, देखो नर्मदा अरब सागर में गिरेगी, ताप्ती गिरेगी, माही और सिंधु, ये सारी नदियाँ कहाँ पर जाकर गिरती हैं? अरेबियन सी में गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में। अगला, प्रायद्वीपीय नदियों का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन किसका है? तो सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन अगर प्रायद्वीपीय नदी यानी कि दक्षिण भारत की नदी की बात करते हैं तो ये गोदावरी का है। मैट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में स्थित है मैट्टूर बांध। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला, भारत की कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। आप चलो टॉपिक नंबर 4 देखिए, विविध भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर अन्य नदियों के बारे में जानकारी देखते हैं। तो जो भौगोलिक विशेषता है, किसी किसी की जो स्पेशलिटी है, वहाँ से देखते हैं। पहला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान की अलावरी पर्वत से जो लूनी नदी है वो निकलती है। लूनी नदी की विशेषता क्या है? तो ये कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, लूनी नदी में जब पानी आया था तो राजस्थान की महिलाओं ने उसका स्वागत किया था, कैसे? चुनरी उठा करके, है ना। तो लूनी नदी महत्वपूर्ण है, इसकी विशेषता है ये जो है कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देश यानी इनलैंड जल निकासी प्रणाली किसकी है? तो लूनी नदी की है, जो भारत में निकलती है, भारत में ही विलीन हो जाती है, ठीक है। तो ये लूनी नदी हो जाएगी। अगला, प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? तो ये साबरमती के तट पर स्थित है। साबरमती के नदी के तट पर अहमदाबाद स्थित है। अगला, साबरमती नदी किस सागर में गिरती है? तो ये भी अरेबियन सी खंबात की खाड़ी में गिरती है। पेरियार नदी महत्वपूर्ण है, पूछी गई है, किस राज्य में बहती है? तो केरल में बहती है पेरियार नदी। आगे बढ़िए, भारत का टीयर ऑफ सौरो यानी कि दुख का आंसू किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहते हैं दुख का आंसू, क्योंकि यहाँ ये भी जो है बहुत बाढ़ लेकर के आती है और ये जीवाश्म नदी है, यानी कि इसमें मतलब कि जो उद्योगों के कचरे वचरे इसमें बहुत जाते हैं, क्योंकि ये वहीं झारखंड के साइड से आती है। तो वहाँ पर बहुत सारे, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग है ना, तो वहाँ पर उसके जो जीवाश्म होते हैं वो भी इसमें डाल दिए जाते हैं। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम एक ही स्थान से क्यों होता है? क्योंकि वे अमरकंटक पठार के विपरीत किनारों से निकलती हैं। ये अमरकंटक हो गया, यहाँ से नर्मदा निकल गई, यहाँ से सोन निकल गई, ठीक है। आगे बढ़िए, भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो काली या फिर शारदा नदी जो है वो भारत नेपाल सीमा पर बहती है। अगला देखिए, अगला है, चंबल सिंध बेतवा केन किस प्रमुख अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो ये गंगा यमुना अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अपवाह तंत्र का अर्थ है कि ये नदियाँ गंगा यमुना में जाकर के मिल जाती हैं। सिक्किम से निकलकर ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये है आपकी तीस्ता नदी। आगे बढ़िए, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, तुंगभद्रा परियोजना। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला, वैनगंगा और पैनगंगा नदियां मिलकर किस नदी में मिलती हैं? तो गोदावरी नदी में मिलती हैं। कोलकाता शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी, जो कि गंगा की वितरिका है, हुगली नदी पर स्थित है। अगला, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी किस नदी के तट पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। देखो हमारे नोट्स स्पेशल इसलिए हैं, हमारे नोट्स को पढ़ने के बाद में लड़कों के नंबर अच्छे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो लेटेस्ट टॉपिक ईएसबी पूछ रहा है उस पर हम वीडियो बना देते हैं। जैसे ये नदियों पर पूछ रहा है तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इससे पहले नदी घाटी परियोजना पूछी थी, बिजली का उत्पादन मेगावाट पूछा था, उस पर हमने वीडियो बना दी थी, ठीक है। मानसिक अभिरुचि पूछी तो मानसिक अभिरुचि पर वीडियो बना दी। तो जितने भी लेटेस्ट टॉपिक ईएसबी पूछ रहा है उन सब पर हम वीडियो बना देते हैं और सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इसलिए जो टॉपिक पढ़ने हैं केवल वही पीडीएफ आपको देते हैं, इसलिए लड़कों के नंबर अच्छे आते हैं हमारे नोट्स को कंप्लीट करने के बाद में।
आगे बढ़िए। भारत की किस नदी को रेगिस्तानी नदी कहा जाता है? तो लूनी नदी को रेगिस्तानी नदी कहते हैं। अगला, दक्कन क्षेत्र में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी बेसिन सबसे बड़ा है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो शिवनाथ और हसदेव, ये महानदी की सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी पर राजघाट बांध किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने मिलकर के राजघाट बांध बनाया है। अगला, दक्षिण भारत की ऐसी नदी जो हिमालय की तरह 12 मासी है, मतलब कि हमेशा पानी उसमें रहता है, तो वो है कावेरी नदी, क्योंकि दोनों मानसून से जल प्राप्त करती है। देखो, हिमालय की नदियाँ हमेशा जल भराव से भरी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो देखो, जो वहाँ के ऊपर के जो बर्फ़ वगैरह है वो पिघलती रहती है, हिमखंड पिघलते रहते हैं, तो उनको पानी मिलता रहता है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियाँ पठारों से निकलती हैं, तो वहाँ तो ऐसा कोई स्रोत है नहीं। लेकिन ये जो नदी है, जो कावेरी नदी है, ये क्या है कि डबल मानसून से जल प्राप्त करती है। तो दोनों मानसून से जल प्राप्त करने की वजह से ये भी 12 मासी रहती है, हमेशा इसमें भी पानी रहता है। आगे बढ़िए। भारत के पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपकी गोदावरी नदी है। चलिए, तो ये आपके 100 नदियाँ हो गई। अब हम देख लेते हैं सभी नदियों की लंबाई। मध्य प्रदेश में नदियाँ कितनी लंबाई है, मध्य प्रदेश में कितना बहती हैं, भारत की नदियों की लंबाई। अभी मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई लगातार पूछी जा रही है, आगे आपसे भारत की नदियों की लंबाई भी पूछेंगे। तो जो भी पूछेंगे हम उसको कवर करेंगे। अभी स्टेशन कोड कवर कर लिया था, स्टेशन कोड डेली पूछ रहे थे, किसी ने अभी तक स्टेशन कोड नहीं पढ़ाया है, लेकिन हमने मध्य प्रदेश के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन कोड पढ़ा दिए हैं और PDF भी नोट्स में दे दी है जिन लोगों ने नोट्स लिया है। ठीक है, चलो, तो देखो, प्रमुख भारतीय और मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई। सबसे पहले भारत की प्रमुख नदियां देख लेते हैं। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 3180 किलोमीटर है। भारत में 700 किलोमीटर बहती है। ठीक है, टोटल लंबाई 3180, भारत में 700। आगे बढ़िए। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर बहती है। आगे बढ़िए। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, और भारत में लगभग 2510 किलोमीटर बहती है। इसके बाद बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा इसमें बहता है। ठीक है, मतलब इसका हिस्सा कुछ बांग्लादेश में बहता है। अगला, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, और पूरी भारत में बहती है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर, ये भी पूरी भारत में ही बहती है। दक्षिण भारत की नदियाँ भारत में ही बहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 1376 किलोमीटर लंबाई है यमुना नदी की। नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है नर्मदा नदी की लंबाई। ठीक है, आगे। कावेरी नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। ठीक है, इन सब की लंबाई पूछी जा रही है लगातार। अब देखो, मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली या फिर मध्य प्रदेश से गुजरने वाली नदियों की बात कर लेते हैं, MP की नदियाँ। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? अभी बताया 1312। नर्मदा की लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 1077, ध्यान रखना। टोटल लंबाई 1312, MP में 1077, याद रखिएगा। आगे, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 320 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। टोटल 965, MP में 320। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 780 किलोमीटर, लेकिन MP में कितनी है? तो 724 किलोमीटर। ठीक है, सोन नदी की टोटल लंबाई 780 किलोमीटर है, टोटल लंबाई इसकी पूछी गई थी अभी। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर है। आगे बढ़िए। अगला है, बेतवा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो बेतवा की कुल लंबाई है 590 किलोमीटर। कुछ स्रोतों में 480 किलोमीटर या फिर 575 भी मिलता है, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो 580 किलोमीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में बेतवा नदी 380 किलोमीटर बहती है, टोटल 590 है। अगला, तवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो तवा की टोटल लंबाई 172 किलोमीटर। केन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर। ठीक है, आगे। क्षिप्रा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। सिंध नदी की टोटल लंबाई, MP वाली सिंध, 470 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो माही की टोटल लंबाई है 583 किलोमीटर। वैनगंगा की कुल लंबाई कितनी है? 569 किलोमीटर। टोंस यानी कि तमसा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 264 किलोमीटर। आगे बढ़िए। तो ये आपकी प्रमुख नदियाँ हो गई मध्य प्रदेश की, भारत की। कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, कितनी लंबाई है, कहाँ इसके सारे कौन से जो शहर हैं किनारे, और इसके अलावा कौन कौन से बांध बने हैं, ये महत्वपूर्ण हमने 125 प्रश्न कवर कर लिए हैं। मेहनत अगर हमारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर मैसेज करके आपको अपने नोट से प्राप्त कर लेने। ठीक है, जो QR से पेमेंट नहीं कर पाएगा इस पर मैसेज करेगा, फ़ोनपे नंबर यहाँ से प्राप्त करेगा और फ़ोनपे पर पेमेंट करके अपने नोट से प्राप्त कर लेगा। नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी बहुत हेल्प होगी, ये आपको बिल्कुल कंफर्म कर लेना है। ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, चाहे MP SI हो, MP ASI LDC हो, चाहे वो MP पुलिस का एग्जाम हो। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आज बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सर आवर्त सारणी करवा दीजिए, तो आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करवाने वाले। ठीक है,
चलिए धन्यवाद।